गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लच सीरीज के अगले सेट की ओर मैं आज आपको लेकर के आगे बढ़ूंगा। 30 बेहतरीन प्रश्न, 30 बेहतरीन कंटेंट, 30 बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ... से लिया गया है। रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति। ठीक, ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का क्या मतलब है कि हमारी संविधान की उद्देशिका में जो हम लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त की है, उसमें आपको ये एक चीज बीच में है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने। ठीक, तो ये आइडियल सेंटेंस या इस तरह की भावना हमने किस देश के संविधान से ली है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो कनेक्शन है कहाँ की क्रांति से है, तो वो ये वर्ड जो हमने ये जो प्रेरणा ली है, ये हमने प्रेरणा ली है किससे? रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से हमने ये प्रेरणा ली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसी क्रांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चालन, संवहन, विकिरण, अभिवहन। ठीक, पहले तो देखिए शब्द का अर्थ क्या है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। वायुमंडल के ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक, तो चालन कहा जाता है, संवहन कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है या अभिवहन कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज का मतलब क्या? जैसे पृथ्वी का तापमान, पहले प्रश्न को आप समझ लीजिए। पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी की सतह का तापमान, ठीक, यहाँ की गतिविधियों से पृथ्वी पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है, यहाँ की गतिविधियों से गर्म रहता है। ठीक, और जब वायुमंडल में हवाएं पृथ्वी की इस सतह पर आती हैं, तो इस गर्मी के कारण इनका जो है मुड़ाव लंबवत होने लगता है ऊपर की ओर, और वायुमंडल में इनको जिस नाम से जाना जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी कौन सी प्रक्रिया? संवहन। ठीक, लंबवत होकर के पृथ्वी की सतह से लंबवत होकर के तापमान की वजह से जो है ये वायुमंडल में जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? ठीक, मिट्टी, ऊंचाई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ठीक, मौसम को प्रभावित करने वाले इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो देखिए, इसमें से जो चीजें हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं किसको? मौसम को, तो उसमें सबसे सटीक आपका जो है वो है ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई, और ये ऊंचाई आपकी नापी जाती है समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई घटने के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कैंसर, अतिसार, डायरिया जिसे कहते हैं। ठीक, तो मैंने अपनी क्लासेस में एक बीमारी बताई है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा था? कैंसर। अब देखिए, कोशिका की जगह यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? कोशिकाओं का समूह।
जिसे ही हम लोग ऊतक के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न वही आपका निकल करके उत्तर आएगा कि ऊतकों की अनियमित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कैंसर। ठीक, और इसी अनियमित वृद्धि से ही किस चीज़ का हम लोग नाम सुनते हैं? ट्यूमर। ट्यूमर जो नाम सुनते हैं, यही अनियंत्रित कोशिकाओं का जो वृद्धि है, जो स्वरूप निकल करके आता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? ट्यूमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? बैसिलस, रिकेशिया, कॉक्सियला बर्नेटी, इयाकस। ठीक, तो यह बुखार का एक प्रकार है जो अफ्रीकी देशों में ज़्यादा प्रचलित है। इसमें पूछा गया है कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो यह जीवाणु आपका जो है, उस जीवाणु का नाम है कॉक्सियला बर्नेटी। इस जीवाणु के कारण ही आपको कौन सा बुखार होता है? क्यों नामक बुखार होता है, बुखार का एक प्रकार है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। नील नदी का पानी किसमें गिरता है? तंगानिका झील, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, विक्टोरिया झील। तो आपको नील नदी का संगम बताना है। नील नदी आप लोग सभी लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, इसके बारे में आप जानते ही हैं। सबसे लंबी नदी है, लंबाई लगभग 66-50 किलोमीटर है। ठीक, इसका उद्गम दो जगहों से होता है। जैसे ये नील दो नील से बन करके बनी है। ठीक, एक को कहते हैं सफ़ेद नील, श्वेत नील, सफ़ेद या श्वेत नील, जिसका उद्गम होता है कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। दूसरे को कहते हैं ब्लू नील, नीली नील, नीली नील जो निकलती है ताना झील। किस झील से? ताना झील, इथियोपिया की ताना झील। और ये दोनों नीलें जो है आपकी मिलती हैं कहाँ पर? खार्दूम, सूडान के खार्दूम में। तब ये कही जाती है कौन सी नदी? नील नदी। और लगभग 66-50 मीटर की यात्रा करते हुए मिस्र की प्रमुख नदी है, ये आपकी गिरती है कहाँ पर? भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? ठीक, मतलब इसमें जानवरों की कैटेगरी और उनके आवास को दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि कौन सा मेल नहीं है। जैसे भारतीय गैंडा असम, बाघ बंगाल, ठीक, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन, शेर हिमालय। ठीक, गैंडा अभी मैंने कल या परसों की क्लास में मैंने जो है एक सवाल लाया था काजीरंगा से। ठीक, तो ये आपका सही है। बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक, हाथी भी तीनों स्टेट में। ये आपका शेर। इस शेर जो पूछा जा रहा है एशियाई शेर, एशियाई शेर की बात हो रही है। और एशियाई शेर का निवास स्थान हिमालय नहीं है, गिर है। ठीक है, गिर के जंगल है गुजरात में। ठीक, गिर अभ्यारण्य गुजरात। तो इसका राइट आंसर है कि ये आपका मेल नहीं है, शेर या हिमालय इसका आपका मेल नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? पुदुचेरी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली। ठीक, तो ये आपका ये बताइए इसमें से कौन सा? पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश 3, शिमला है नहीं, दिल्ली, पुदुचेरी। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, खटाखट आंसर देते रहिएगा। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कौन सा संगठन? गच्छा। क्या नाम है? गच्छा। पहला हिंदू धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है सिख धर्म। तो ये वर्ड, ये टर्म कहाँ यूज होता है आपको ये बताना है। तो ये गच्छा रिलेटेड है एक जैन वंश में, जैन धर्म में राइट आंसर है जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है ये। ठीक,
तो इसको कहा जा सकता है जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का पंथ। ठीक, का पंथ है ये कुछ लोगों का समूह होता है, कुछ लोगों का समूह होता है जो अलग अलग गुरुओं को मानता है, ठीक रहेगा जैन धर्म का, श्वेतांबर संप्रदाय का, ठीक, लेकिन अपने अपने गुरु को, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे गुरु आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरह आपको जैन धर्म में जो आपको अलग अलग समूह मिलेगा वो अलग अलग गुरु को मानता है, उसे कहते हैं कच्छा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। ए और सी दोनों, इसका उत्तर है ए और सी दोनों, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों। ठीक, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है और राज्यपाल के हटने से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है कि या तो राज्यपाल स्वयं इस्तीफा दे या निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा उनको हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा महाभियोग, सवाल ही नहीं होता। विधानसभा महाभियोग, सवाल ही नहीं उठता। बचा कौन? राष्ट्रपति द्वारा पदच्युति, यदि उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। आर्टिकल 156 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल को हटाना, जिसे कहा जाता है प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद है। ठीक, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही रखे जाएंगे और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही क्या होंगे? हटाए जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हुआ आपका केवल ए, ऑप्शन नंबर बी, केवल ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई अलग अलग तरीकों से ये पूछा गया है कि ये कौन से व्यक्ति ने, किस शासक ने भूमि मापन की प्रथा प्रारंभ की। ठीक, तो ये भूमि मापन की प्रथा कहा जाता था, इसको भूमि मापन की प्रथा कहा जाता था, इसे भूमि की पैमाइश भी कहा जाता था। ठीक, इसको जाबिता भी कहा जाता था, कहीं कहीं पर इसे जाब्ता भी कहा जाता था, कहीं कहीं पर इसे मसाहत के नाम से भी जाना जाता था। और इस प्रणाली को शुरू किया था किस शासक ने? शेरशाह सूरी ने, और इसने ही सबसे पहले भूमि मापन करवाया राज्यों का, और किस इकाई से? विश्वा नामक इकाई, इसी की देन है, इसी के भूमि मापन प्रणाली से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से ... में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, सुल्तानपुर। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि जो यूपी में आपका हाई कोर्ट था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए माना जाता था, इसकी स्थापना तो 1866 ईस्वी में हुई थी, 66 में स्थापना हुई थी, और लेकिन ये स्थापना की गई थी कहाँ पर? आगरा में। और ये आपका 1869 में आगरा से ये आपका कहाँ चला आया? इलाहाबाद, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तब से जाना जाता है। तो इसका जो प्लेस है, राइट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ की नींव रखी थी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था? पंचककार, इन 5 प्रतीकों को पंचककार के नाम से जाना जाता है। ठीक, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा फरीद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जुन देव जी।
ठीक, तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने पंच ककार की स्थापना भी की थी, 5 प्रतीकों की स्थापना की थी। वो प्रतीक कौन है? कचेरा, जो इनका विशेष रूप से एक अंडर गारमेंट था, कचेरा। कचेरा के बाद केश, जीवन भर केश न कटवाना, कृपाण, खंजर, ठीक, कंघा, बालों को संवारने के लिए, और कड़ा। ठीक, ये 5 प्रतीक चिन्ह थे जिसको लॉन्च किया था किसने? जिसको इन्होंने बनाया था। ठीक, ये अनिवार्यताएं निर्धारित की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, और इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक, डाकघर बचत खाते, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, भूमि और भवन पर कर, और क्या है आपका? पथकर। ठीक, इनमें से आपका पूछा है समवर्ती सूची। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, पहले ये राज्य सूची में था, ये हिंट आपको मैं दे दे रहा हूं, पहले ये राज्य सूची में विषय था। ठीक, और हिंट दे दे रहा हूं आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। तो आप पहुंच चुके होंगे आप लोग आंसर तक। वो आपका है वन्य पशु एवं वन्य पक्षियों का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। ये आपका किस विषय में आता है? समवर्ती सूची में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संत कबीरदास की समाधि स्थित है कहां पर? कुशीनगर, मगहर, देवीपाटन, चित्रकूट। ठीक, संत कबीरदास का जो निर्वाण स्थल है, समाधि स्थल है, वो आपका उत्तर प्रदेश के कहां पर है? मगहर में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगहर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, एकदम लास्ट तक क्लास में बने रहिए, और सारी क्लासेस होने के बाद अपने क्वेश्चंस को आप देखा करिए कि आपने कुल कितना प्रश्न सही किया है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, कुल उत्पादन में गिरावट, या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक, तो ये जो छिपी हुई बेरोजगारी कही जाती है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है, उसका जो सबसे बड़ा कारक होता है वह है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रम का लगा होना। ठीक, किसी एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त है, तो 5 आदमी अगर ऐसा है करने के लिए तो उसे कहा जाता है कि छिपी हुई बेरोजगारी। किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यकता से अधिक श्रम का लगा होना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में क्या है? वृद्धि, जिनका उत्पादन से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, केवल भीड़ बढ़ाने के लिए है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? ठीक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। इन चारों में से आपको ये बताना है कि किस जो है स्टेट का, केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे भारत में सबसे कम है। सबसे अधिक दिल्ली है, ये आपको पता ही है। ठीक, और सबसे कम आपका जो है सर्वाधिक आपका दिल्ली है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला
जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? दिल्ली है। ठीक, वहीं सबसे कम जनघनत्व वाला आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनघनत्व है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर, कुंभकोणम। इन चारों स्थानों पे कुंभ का आयोजन कहाँ पे होता है? ठीक, तो कुंभ आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रयागराज, उज्जैन, नंबर 3 नासिक, और नंबर 4 जो है हरिद्वार। ठीक, इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन जो है एक अपना रेगुलर वे में लगता है। ठीक, प्रयागराज संगम के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ठीक, गोदावरी नदी, और ये आपका हरिद्वार पे जो है वो भी आपकी कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक, तो कुंभ का आयोजन जो है रेगुलर इंटरवल पे इन चारों प्लेस में भारत में प्रतिवर्ष नहीं, इनको जो है 12 वर्ष के अंतराल पर लगता रहता है। हर एक जगह पे 12 वर्ष का अंतराल रहेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार करिए। कथन, सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। ठीक, सार्वभौमिक हैं, ठीक है, अविभाज्य हैं, अन्योन्याश्रित हैं और परस्पर संबंधित हैं। ठीक, ये कथन बिल्कुल सही है। 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। ठीक, 1993 पेरिस सम्मेलन। ठीक, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है? ए गलत है और आर सही है। ठीक, सही तो दोनों हैं, ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, तो ये दोनों कट गए, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपके कट गए। अब ये देखिए डी ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का क्या है? सही व्याख्या है। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक, पेरिस सम्मेलन में भी इसी बात पे जोर दिया गया था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कारगिल समस्याओं पर। कारगिल जो आपका एक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी, किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई थी? यशवंत सिंह समिति उसे कहा जाता था, कि महाजन समिति कहा जाता था, कि एंटोनी समिति कहा जाता था, कि के सुब्रमण्यम समिति कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कारगिल समस्याओं पर बुलाई गई समिति की जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी? के सुब्रमण्यम समिति के नाम से उनको जाना जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के सुब्रमण्यम समिति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? ठीक, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 27। मातृत्व राहत मतलब क्या हुआ? पहले तो क्वेश्चन समझिए। ठीक, गर्भावस्था में, ठीक, प्रसव उपरांत, डिलीवरी के बाद, ठीक, आपको सुविधा देनी चाहिए। राज्यों को ये निर्देश महिलाओं के लिए कौन प्रदान करता है? कौन अनुच्छेद? तो वो अनुच्छेद आपका क्या है? अनुच्छेद 42। ठीक, अनुच्छेद 42 कहता है कि कर्मचारियों को सुगत दशाओं में, सुगत मतलब सुगम कह सकते हैं, सुगम दशाओं में कार्य करना, सुगम दशाओं में कार्य करने
का अवसर प्लस मातृत्व लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए। ठीक, तो ये डायरेक्शन जो राज्य को दिया गया है, भारतीय संविधान ने दिया है, वो डायरेक्शन किस आर्टिकल के थ्रू दिया है? अनुच्छेद 42 से ये डायरेक्शन दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? ठीक, विश्व आर्थिक मंच व्यापारी अभी चल रही है, शुरुआत की गई है, ठीक, चल भी रही है। विश्व आर्थिक मंच, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक। ठीक, तो ये पहल जो है वो आपको युवाओं को ध्यान में, युवाओं की स्किल को, युवाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर ये आपकी चीज कही प्रारंभ की गई, ध्यान में रखकर ये कार्य प्रारंभ किया गया है। और इसका टारगेट क्या है? 2030 तक 1 अरब युवाओं को रोजगार प्रदान करना, ठीक, या रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना, ये इसका टारगेट है। इसको रीस्किलिंग रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, रीस्किलिंग रेवोल्यूशन के नाम से। और ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मार्च 22, सितंबर 22, अप्रैल 22, फरवरी 22। डेट तो 22 है और वो दिन आपका मंथ का, किस मंथ का डे है? 22, वो है मार्च 22। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण में आते हैं? आउटपुट माना जाता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आते हैं, स्टोरेज डिवाइस होती हैं या इनपुट होते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो पूछा गया है किसको? मॉडेम को। ठीक, तो मॉडेम इंटरनेट के लिए अत्यंत आवश्यक भाग है। ठीक, ये करता क्या है? ठीक, आपके कंप्यूटर से निकले हुए डिजिटल डाटा को ये किसमें बदलता है? एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में आप ध्यान रखिए, सिग्नल बनाता है और इस सिग्नल को जो है कैच किया जाता है, इस सिग्नल को जो है आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, सिग्नल को आगे भेजा जाता है। ठीक, जैसे आपने कोई मैसेज किया तो वो एनालॉग सिग्नल के रूप में परिवर्तित होगा और आगे भेजा जाता है। ठीक, और वहाँ पे जो उस कंप्यूटर है, वहाँ पे जिस पे आपने उस सिग्नल को भेजा, जिस डाटा को भेजा है, वहाँ पर भी मॉडेम है, वहाँ पर भी मॉडेम उपस्थित है जो एनालॉग सिग्नल को, जो आपको ये एनालॉग सिग्नल आपने भेजा है, एनालॉग सिग्नल को किसमें बदल देता है? डिजिटल स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि डिजिटल स्वरूप में ही अगर वो हमें डाटा मिलेगा तभी हमारा कंप्यूटर उसे शो कर पाएगा। तो ये माध्यम को चेंज करता है, ये माध्यम को चेंज करता है। और अगर ये ना रहे तो हमारा डिजिटल डाटा एनालॉग सिग्नल में ना बदले और एनालॉग सिग्नल डिजिटल डाटा में नहीं चेंज हो। तो ये दोनों तरफ से काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस भी है और ये कौन सी डिवाइस है? आउटपुट उपकरण भी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये हमेशा आने वाले प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के शासी परिषद के अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं? ठीक, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, ठीक, ये इस संगठन के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये, और वो व्यक्ति कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय गृह मंत्री।
खटाखट आंसर देते रहिएगा। भारत का संविधान विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 124 से, अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 111। ठीक, भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक, तो आपके भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, हितों की रक्षा देखने के लिए, हितों की रक्षा देखने के लिए, उन पर रिपोर्ट बनाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है। और वो अधिकारी प्रतिवर्ष जो है अपनी रिपोर्ट बनाता है और संसद और राज्यसभा दोनों में रखता है। और इस अधिकारी को हम लोगों ने अथराइज किया, भारतीय संविधान ने अथराइज किया है किस अनुच्छेद के द्वारा? 350 बी के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवल 4 प्रश्न, खटाखट बने रहिएगा। और जाते जाते आप सभी लोग अपने मार्क्स को जरूर वैल्यूएट किया करिए कि आज के सेट पेपर में हमने कितना किया है। ठीक, बल का सीजीएस यूनिट कौन सा है? न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, ग्राम, ठीक, या डायन। ठीक, यदि बल का एसआई यूनिट पूछा होता, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मात्रक पूछता, ठीक, तो आप किस पे टिक लगाते? न्यूटन पर। ठीक, लेकिन यहाँ पे सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के अंतर्गत यूनिट पूछा गया है और उस बल का यूनिट सीजीएस पद्धति में कौन होता है? डायन होता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायन। अगला है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पादप कोशिकाओं में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल, विद्युत, रासायनिक स्पंद, हार्मोन, प्रोटीन। ठीक, तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपकी कोशिकाओं में मौजूद ऐसी कौन सी चीज़ है जो मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, इन सभी चीज़ों में अगर कोई आवश्यकता होती है कोशिका की संरचना में परिवर्तन की तो वो कर ले जाती है। तो वो कौन सी चीज़ है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल, विद्युत, रासायनिक स्पंद, हार्मोन, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है जल। जल जो आपका है वो आपका इन सब जरूरतों के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, जल। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक, पहली बात तो क्वाड है क्या? ये आपका 4 देशों का संगठन है। ठीक, इसका फुल फॉर्म है क्वाड्री लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, इसका नाम है। ठीक, और ये आपका जो 4 देश कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों देश क्यों एक साथ हैं भैया? तो ये चारों देश जुड़े हुए हैं किससे? हिंद एवं प्रशांत महासागर, हिंद एवं प्रशांत महासागर से। और इन पर जो है बढ़िया काम करने लगे। ये मतलब एक समुद्री संगठन है। ये क्या है? समुद्री सुरक्षा या समुद्री हितों के लिए बनाया गया एक संगठन है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित होती है। जयशंकर जी आपके विदेश मंत्री गए भी थे। जनवरी में बैठक आयोजित भी हुई थी 2025 में। और ये बैठक जहाँ पे आयोजित हुई थी इस वर्ष, कहाँ पे? अमेरिका में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आज की मिशन लर्न सीरीज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, फरवरी 2025 में चर्चा में रहा उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल किस राज्य में है? सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम। ठीक, पूर्वोत्तर के राज्यों में एक स्कूल को ग्रीन रेटेड स्कूल घोषित किया गया है। ग्रीन रेटेड मतलब क्या हुआ? हरित गतिविधियों के लिए। हरित गतिविधियों का मतलब है कि हरित गतिविधियों के लिए। ठीक, और ये आपका इसका मतलब क्या हुआ? प्रदूषण रहित गतिविधियों के लिए। ठीक, ये पुरस्कार उसे मिला है। और ये पुरस्कार मिला है नामची के स्कूल को। प्लेस है आपका कौन सा? नामची। और वो स्टेट है आपका कौन सा? सिक्किम।
ठीक, स्टेट कौन सा है? सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 बेहतरीन प्रश्न मिशनलेस सीरीज के। ये आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। इसकी प्रॉपर वे में इसकी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।